अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट साथ में हम सलीम। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड करंट टैक्सेशन। एक तरफ हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, दूसरी तरफ महंगाई है जो आसमानों तक पहुँच चुकी है। डॉलर और बिजली की कीमतों ने जहाँ आम आदमी को मुतासर किया है, वहाँ बिजनेसमैन भी आजकल बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसे हालात में हुकूमती तरजीहात क्या होनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नईम अख्तर शेख साहब। आप साबिक सदर हैं आई कैब के, एफसीए हैं और टैक्सेशन कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं आई कैब के। और मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे सैयद हसन अली कादरी साहब। आप चेयरमैन हैं, प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के मेंबर हैं, फिजिकल लॉ कमेटी आई कैब के। और लाइन पर मेरे साथ मौजूद होंगे राना मुनीर हुसैन साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नईम अख्तर शेख साहब से करना चाहूँगा। नईम अख्तर साहब, जो मिनी बजट आ रहे हैं, 4 तो आ चुके हैं जो आपके सामने हैं, और बजट, वफाकी बजट, इनका सब जब मुवाजना करते हैं तो आप क्या समझते हैं ऐसे हालात में ये मिनी बजट्स की ज़रूरत है? जी, आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली अभी जो लेटेस्ट ऑर्डिनेंस 2 दिन पहले आया जो सदर मुमलिकत ने इशू किया, वो तो बेसिकली रिज़ल्ट है उस अमेंडमेंट का जो कि आपको पता है रिटेलर्स के साथ एपिसोड हुआ था बजट में। रिटेलर्स के सेल्स टैक्स के निज़ाम को बदलने की हुकूमत ने कोशिश की। पहले रिटेलर्स के ऊपर 5% और 7.5% के हिसाब से फ़िक्स टैक्स था बिजली के बिल का। इन्होंने उसको इस दफ़ा चेंज किया और उसके अंदर स्लैब रेट मुतारफ़ कराए कि 30,000 से नीचे 3,000 रुपया, उससे ऊपर 6,000 रुपया, और इसी तरह एक मैक्सिमम उन्होंने स्लैब की अपनी जुरिस्डिक्शन रख ली कि जो हमारी डिस्क्रेशन में होगा हम करेंगे। जी जी। लेकिन हुआ ये कि हुकूमत जो थी वो क्योंकि इतनी मजबूत बुनियादों पे नहीं खड़ी, तो वो ट्रेडर्स के रिस्पांस का मुकाबला नहीं कर सकी और उस प्रेशर में आके उन्होंने जी जी, वोट विड्रा में कर टेक दिए। आपको पता ही है वो सारी एपिसोड अखबारों में आई है और टीवी चैनल्स में आई है। तो बेसिकली तो उन्होंने वो रिटेलर्स का वो टैक्स विड्रॉ कर लिया और पुराना जो सिस्टम था उसको बहाल कर दिया है। और नेचुरली वो 40 अरब रुपए का क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, तो उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने सिगरेट्स पे और टबैको के ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगा दिए हैं ताकि वो वहाँ से रिकवर कर लिए जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे तो इस बजट का यही मकसद था। अच्छा नईम साहब, वैसे देखा जाए तो ये ताजरों के लिए फिक्स टैक्स रजीम थी, ये फ़ायदा नहीं था उनके लिए? ना कोई ऑडिट था, ना कोई छापा था, ना कोई वैसा था। हमारे यहाँ एक्चुअली मुसीबत ये है कि यहाँ पे टैक्स का कल्चर नहीं है बेसिकली, और लोग टैक्स से डरते भी बड़ा है, हवा है बेसिकली। जी जी। सो वो चीज़ों को, और स्पेशली जो हमारे ताजर हैं वो तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। हर चेंज से, वो चेंज से खौफज़दा हैं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसके अंदर नुकाइस थे, क्योंकि ये मैं बजट सेमिनार में गया था तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, तो मैंने उनको भी कहा था कि देखें, आपने मिनिमम स्लैब का आपने कहा कि 30,000 से नीचे जिसका बिजली बिल है उसका 3,000 सेल्स टैक्स लगेगा। मैंने कहा इसका मतलब है कि जिसका 1,000 बिजली का बिल है उसको भी 3,000 सेल्स टैक्स लगेगा, तो ये अनफेयर है। तो इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए था। लेकिन आपकी बात सही है कि उसके जो ओवरऑल खदोखाल थे वो बड़े अच्छे थे ताजरों के लिए, कि उसके अंदर उनको एक ऐसे फिक्स सिस्टम में जो सिंप्लीफाइड भी है, सरकार के लिए आसान भी था। दूसरा मसला ये था ना, वो ताजरों का पहले एक शबरजादी साहब थे, जब उन्होंने फिक्स टैक्स रजीम का ऐलान किया था तो वो सालाना 5,000 या 10,000 लगाना चाह रहे थे। जब इन्होंने साहब लगाए 3,000 देंगे साल में तो 36,000 बनेगा, 5,000 देंगे तो 60,000 बनेगा, तो वो घबरा गए, कंफ्यूजन का शिकार हो गए ताजर, इसलिए उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया। आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, टैक्स को बेहतर जानते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन स्कीम थी। सही कर जो उन्होंने जानबूझ के इसको विड्रा, जानबूझ नहीं कहना चाहिए, उन्होंने खौफ में और कंफ्यूजन में और चेंज की वजह से घबरा गए। नईम साहब, क्योंकि आप अपने मुल्क के टैक्स कवानीन को बहुत इस तरह जानते हैं, लेकिन आपने बैनुल अक़वामी कवानीन को भी देखा है, उस पर भी आपकी जो ब्रीफ था बहुत ज़्यादा है, जो मैं जानता हूँ। जब इन दोनों कानून का मुवाजना करते हैं, आपको तज़ाद कहाँ नज़र आता है जो हमारे पाकिस्तानी टैक्स बेस नहीं बनते? ये सर एक्चुअली बहुत टैक्स फ़लसफ़े का सवाल है और इसका जवाब बड़ा लंबा है। मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको बड़ा ब्रीफली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली देखें, एक नियो क्लासिकल इकनॉमिक थेरी थी, वो उस थेरी का बुनियादी जो प्रिंसिपल था वो ये था कि इंसान सेल्फिश होता है। इंसान सेल्फिश है, और सेल्फिश है इस वजह से वो अगर टैक्स देता है तो वो फियर से टैक्स देता है, यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं सादा अल्फाज में बयान करूँ, डंडे के जोर पे टैक्स देता है। लेकिन ये थेरी जो है ना जी, पिछले 100 साल में चेंज हो चुकी हुई है बेसिकली। ठीक है, अब थेरी बदल गई है। वो कहते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, ये थोड़ी सी ज़रा मुश्किल बात है, बट सोशल साइंटिस्ट अब ये कहते हैं कि इंसान अर्तकाई मराज़िल तय करते हुए अब उस
स्टेज पे पहुंच चुका है जहां वो चाहता है कि उसका माशरे पे मकाम हो, नंबर 1। जी जी नंबर 2, वो एक ऐसे माशरे में रहना चाहता है जहाँ जहां पे उसको सुकून हो, अमन हो और उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो। सही कह और अगर उसको इसका एहसास दिलाया जाए तो वो इसके लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। इसे हम कहते हैं कुज़ाए वॉलंटरी कंप्लायंस। कुज़ाए वॉलंटरी कंप्लायंस यानी इसको यूँ समझें कि वो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इंसान को ये यकीन दिलाया जाए कि ये एक बहुत बड़ा घड़ा है, जी जी इस घड़े के अंदर पैसे डालते जाओ, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें भी इस घड़े से फ़ायदा मिलेगा, तो फिर इंसान टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने एक्चुअली, और हमारे पॉलिटिशियंस ने, और मैं तो ये भी कहूँगा हमारे फोर फादर्स ने, हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। हमने टैक्स कल्चर को डेवलप नहीं किया। मैं बहुत पुरानी बात आपको बताऊं, सिर्फ खौफ क्रिएट किया। खौफ क्रिएट किया। मैंने बहुत पहले मैं कॉलेज के ज़माने में एक बुक पढ़ी, तो उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कॉल था जो मुझे बहुत लेट समझ आया जब मैंने टैक्स प्रैक्टिस की। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था वो फोर फादर था अमेरिका का, यूएसए का, आप समझें। तो उसने कहा देयर इज़ नथिंग इनएविटेबल इन दिस वर्ल्ड बट डेथ एंड टैक्सेस। डेथ, मैंने जब वो एज ए यंग मैन पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, मौत तो एक बहुत बड़ी हकीकत है, बट क्या टैक्स भी इतनी बड़ी हकीकत है? तो आई कुड नॉट कंसीव इट, बट यू नो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। ही वाज टेलिंग हिज नेशन कि look, and no nation can prosper and grow unless it's pay its due share of taxes। यहाँ हम इस बात को सेल नहीं कर सके। देखिए असल में ये फिस्कल एक्सचेंज है सिटीजन में और स्टेट में। एक यकीन है ना, एक बंदा खैरात करता है, ट्रस्ट करता है, तो वो उसको यकीन होता है रब ने मुझे इसका सिला देना है। अगर टैक्स पेयर को ये यकीन आ जाए ना मेरा पैसा ये अवाम भी खर्च होगा, मैं लाकर रास्ते पे ही दे रहा हूँ, क्योंकि आपने भी अवाम के लिए फलाही काम के लिए वो खर्च करना है। बिल्कुल सही। और ये मेरा टैक्स का पैसा भी आम बंदे पे लगेगा, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। देखें पूरी दुनिया में अब इसे आप कहते हैं लीप ऑफ फेथ। जी जी यानी जब तक सिटीजन एज अ ग्रुप, वो कहते हैं दुनिया की कोई इन्फोर्समेंट टैक्स की सही रिकवरी नहीं करा सकती, यानी सख्ती। सही है। वो कहते हैं ये तब रिकवरी हो सकती है जब लोग इस नतीजे पे पहुँचें कि ये टैक्स देना हमारे लिए और हमारे माशरे के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं फिर चेंज आ जाती है। चेंज आ जाती है। असल में हमारा तो नहीं ये रहा ना पाकिस्तान में 75 सालों में, तो आज तक ना हुकूमत उसका कोई जवाब दे सकी है, ना FBI जो टैक्स कलेक्ट करता है ना उसका वो जवाब दे सके। WWF का अभी पिछले दिनों टैक्स बार ने उनसे उसका रिकॉर्ड मांगा था, ये कहाँ टैक्स लगाया, इसका पैसा कहाँ दिया, FBI आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। अलमी है ना सर हमारा, जब वर्कर वेलफेयर का जब पैसा कहीं कहाँ पे लगाया, कौन खा गया, किसने खाया, कोई पता नहीं है। और एक विद होल्डिंग टैक्स जो एमरजेंसी की सूरत में लगाए जाते हैं, जब मुल्क में आफात आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, चलो विद होल्डिंग करके वक्ती तौर पर टैक्स वसूल कर लिया जाए। हमारे तो 85% विद होल्डिंग पे हम टैक्सेशन पे जा चुके हैं। ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तो सारे हालात में सर हमारे जो टैक्स में माहौल का जो टैक्स का माहौल है, इसलिए फ्रेंडली नहीं हो सका, इसीलिए हम दूसरे ममालिक से बहुत पीछे रह गए। हालांकि कानून हमारा तरक्की याफ्ता ममालिक वाला है, जो टैक्स का जितना भी कानून है वो जो सुपर पावर मुल्क है उसका निज़ाम है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप बेहतर इसको मैं इसको सर आपको एक और बात बताऊं कि आज से कोई 4-5 साल पहले मेरा टैक्स पे एक सेमिनार था जो कि रॉयल पाम के अंदर था। जी मैं जब उस सेमिनार की तैयारी कर रहा था तो मैंने एक रिसर्च की। मैंने रिसर्च ये की जिसका थीसिस ये था कि क्या टैक्स टू GDP रेशो जिन मुल्कों की हाई है और जिन मुल्कों की लो है उनमें क्या बुनियादी फ़र्क है। तो एक वेबसाइट है जहाँ पे कि मुख्तलिफ मुल्कों का डेटा मौजूद है और वो डेटा क्वेश्चंस की फॉर्म में है। मैंने जब हाई ब्रैकेट टैक्स टू GDP रेशो को कंपेयर किया लो टैक्स टू GDP रेशो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो मुल्क जहाँ पे हाई टैक्स टू GDP रेशो है वहाँ पे लोग अपने अदालतों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पे लोग अपने पार्लियामेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पे लोग पुलिस के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पे लोग अपने सरकारी महकमों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और कन्वर्सली स्पीकिंग जिन मुल्कों में लो टैक्स टू GDP रेशो थी उसमें ये सारी बातें उल्ट थी और पाकिस्तान भी उसी में शामिल था लो टैक्स ब्रैकेट को। तो वो जो मैं आपको पहले बात बता रहा था ना, ये कनेक्टेड मैटर है एक्चुअली। हमने इस अब हम प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम एक विशियस सर्कल में फंस गए हैं। अवाम टैक्स नहीं देती, हुकूमत उसका सही इस्तेमाल नहीं करती,
जी जी। और वो टैक्स इतना कम है कि वो बेनिफिट भी वापस नहीं पहुंचा सकती। तो अब सवाल ये है कि इस विशियस सर्कल से वर्चुअस सर्कल में कैसे जाना है आपने। सही कह रहे सो हैं। ये एक बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग इशू है जिसके ऊपर कोई सीरियसनेस से गौर नहीं करता। अच्छा नहीं साहब, क्योंकि जितना आप इतने बड़े इदारे से जिसके आई के आपके सदर हैं, इंटरनेशनल इदारा है, ये तो हो सकता था पाकिस्तान शराकत दारी से गैर मुल्की इन्वेस्टर को लाकर पाकिस्तान में अपना टैक्स निज़ाम थोड़ा सा इतना बेहतर करके या उनको अमन या सुकून दे के एतमाद दे के यहाँ शराकत दारी करवा के इन्वेस्टर के जरिए पाकिस्तान को ऊपर बिजनेस एक्टिविटी के लिहाज से मुआशी लिहाज से ऊपर ले जाते हैं, जो आज तक नहीं हो सकता। ये भी करनी है सर देखें, हमें हमेशा बाहर से अमदाद मिलती रही है टैक्स रिफॉर्म्स की सूरत में, कभी वर्ल्ड बैंक ने दी है, मुख्तलिफ इदारों ने दी है, लेकिन एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हमें इनसाइड देखना चाहिए, हम लोगों में कोई ख़राबी है। देखें, किसी भी टैक्स के निज़ाम के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये याद रखें, ये प्रिंसिपल हैं। जी जी। वो क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़, स्टेट की कैपेसिटी टू टैक्स, ठीक है। स्टेट की कैपेसिटी टू टैक्स, टू मॉनिटर एंड टैक्स एफिशिएंटली, ये पहली कैपेसिटी है। दूसरी बात ये है स्टेट की कैपेसिटी टू डिलीवर, जो मैंने अभी पहले आपसे बात की। टैक्स तो कर लिया, कलेक्ट तो कर लिया, वो भी एक काम है, बट दूसरा काम है कि उसका बेनिफिट उनको पहुंचाना, लोगों को देना। और तीसरी बुनियादी चीज़ है टैक्स के निज़ाम का सादा और आसान होना। सही है। ये 3 वो बेसिक बुनियादें हैं जिस पे किसी भी अच्छे टैक्स के निज़ाम की बुनियाद रखी जाती है। अब मैं आपको बड़ी एक मज़ेदार बात बताऊँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो स्वीडन की है, स्वीडन की। जी जी। और मैं हैरान हो गया कि स्वीडन के अंदर 17वीं सदी में, यानी 1627 में, अब इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ अब आपसे, जब यहाँ पे मुग़ल दौर चल रहा था और हम लड़ाइयाँ लड़ रहे थे मराठों के खिलाफ, और औरंगज़ेब लड़ाई लड़ रहा था और अय्याशियाँ लगी हुई थी। जी जी। उन्होंने अपने कैथोलिक चर्च को इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा चर्च हर गली मोहल्ले में, जैसे मस्जिद नहीं है, और उन्होंने अपने पादरी को कहा, यानी जैसे मौलवी को हम कहें, कि भाई तूने रिकॉर्ड रखना है कि तेरे इलाके में कौन कौन बंदा है, उनका क्या नाम है, उनके आमदन के क्या जरिए हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो यानी मैं हैरान हो गया कि 1627 में स्वीडन में टैक्स डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद रख दी गई थी, और इतनी मजबूत बुनियादों पे रखी गई। आप देखें ना, वो तो फिर डेवलप होती चली गई उसके, कि उन्हें हर चप्पे का, हर आदमी का, हर बंदे का पता। तो हमारे यहाँ तो डॉक्यूमेंटेशन ही, वो स्टेट की कैपेसिटी नहीं, स्टेट की कैपेसिटी नहीं होगी तो टैक्स कैसे कलेक्ट होगा बेसिकली। फिर डिलीवरी नहीं, फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हैं। टैक्स की रिटर्न इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कंसल्टेंट के लिए बड़ी मसला है बेसिकली। टैक्स लॉ इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि टैक्स कंसल्टेंट के लिए मसला, आम शहरी को तो छोड़ दें। तो हमें इन सारी चीज़ों को एक एफर्ट करके जब तक हम ठीक नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। यही फ़र्क है हमारे अंदर और बाहर के निज़ाम के अंदर। सही कह रहे हैं नाजरीन। अभी जैसे नईम अख्तर शेख साहब फरमा रहे थे, अवाम का टैक्स का पैसा अवाम के ज़रिए अवाम पर खर्च हो, यानी कि अवाम से टैक्स लिया गया पैसा पार्लियामेंट में जो अवाम ने मुंतखब किए हैं नुमाइंदे, उनके ज़रिए वो कवानीन पॉलिसियाँ ऐसी बनाएं, वो जो पैसा है वो अवाम के ऊपर, जो गरीब तबका है उसको ऊपर लाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, उन पर खर्च किया जाए। तो जो टैक्स कल्चर भी फ़रोग पाएगा और जो टैक्स देने वाला है उसको भी यकीन आ जाएगा जो मैंने टैक्स दिया है वो, जिनको मैं चाहता हूँ गरीब बंदे जिन तक वो फ़ायदा पहुँचे उन तक पहुँच रहा है, तो वो भी खुश होकर देता है। जिस तरह इंसान रब पे यकीन करता है, खैरात करता है, किसी की मदद करता है, वो सारा यकीन होता है अपने रब के ऊपर। अगर टैक्स पेयर का एतमाद हो जाए हुकूमत के ऊपर, मेरा पैसा जो मैं टैक्स दे रहा हूँ वो सही जगह पे जाएगा और सही जगह पे लगेगा, तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो टैक्स ना दे सके। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं राना मुनीर हुसैन साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा 4 मिनी बजट आ चुके हैं और 5वां आने वाला है, आप क्या कहते हैं? बजट है वो तो साल में एक ही मरतबा आता है। मिनी बजट वाली चीज़ जो है वो कानून में मौजूद नहीं है। तो जब कानून में मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? एक्चुअली
होता ये है कि मुल्क की हालात को, मईशत को मद्देनज़र रखते हुए लॉ में अमेंडमेंट की जाती है कि किसी तरीके से जो है रेवेन्यू ज़्यादा वो कलेक्ट किया जा सके। तो अब आप इसको चौथा मिनी बजट कह दें, पांचवा आने वाला है ये कह लें, या आप ये कह दें कि मईशत को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए लॉ में अमेंडमेंट इसलिए करनी पड़ती है कि इसकी वजह से रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का वो उसको ज़्यादा मिलने की तवक्को होती है, नंबर 1। नंबर 2, जब गवर्नमेंट ये समझती है कि किसी ऐसी चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है गलती से या हालात की वजह से जिस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, या कोई मौजूदा हालात इस तरीके से हैं कि उसकी ज़रूरी है कि उस जिस चीज़ पर टैक्स लगाया गया था उस पर टैक्स अब ख़त्म कर दिया जाए, तो उसके लिए जो है फिर लॉ को अमेंड करना पड़ता है। तो ये लॉ अमेंड जो करना होता है ये तो असेंबली का काम है, लेकिन वो लॉ को फौरी अमेंड करना ज़रूरी होता है और उस पर जो है वो इतना टाइम नहीं होता, इतनी गुंजाइश नहीं होती। तो फिर इसका शॉर्टकट जो है वो सदर साहब जो हैं वो एक उसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। 120 दिन के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट की कॉन्सेंट लेनी होती है कि ये लॉ बना है, ये ठीक है। अगर तो पार्लियामेंट इसको लॉ को कॉन्सेंट दे दे, अप्रूव कर दे, तो फिर ये कानून बन जाता है, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के जो अमेंडमेंट्स हैं ये जो हमारे मुल्क में वक़्त की ज़रूरत है वो करना ज़रूरी है। और अमेंडमेंट करने से आपने देखा है कि मसलन इसमें जो ट्रेडर्स के ऊपर सेल टैक्स लगाया गया था वो सेल टैक्स बिजली के बिलों से हासिल होना था, लेकिन हुकूमत ने ये तस्लीम किया कि हमारी गलती थी, हमने इसको नहीं लगाना चाहिए था, तो उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी था। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी था कि उसमें कानून में जो है उसमें अमेंडमेंट की जाए। तो जब कानून में अमेंडमेंट करनी है तो उसका तरीक़ाकार यही है कि वो या तो ऑडियंस के ज़रिए आए या पार्लियामेंट में करे। तो हम इसको मिनी बजट नहीं कह सकते, बल्कि इसको हम कहते हैं कोई रेक्टिफिकेशंस करनी है या कोई इसमें अमेंडमेंट इसलिए करनी है कि वो ज़्यादा बजट जो है वो ज़्यादा कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को मिल सके। तो ये एक मिनी बजट का सवाल। राना मोइन साहब, ये भी बताइएगा हुकूमती मुआशी पॉलिसियों में और मौजूदा हालात में इनमें कितना तजाद है, कितना फ़र्क है, क्या होना चाहिए? ये तो अब ओपन सीक्रेट है कि मुल्क की मईशत जो है वो जिस तरफ जा रही है वो डाउनवर्ड ही जा रही है। और जो अब नई हुकूमत जिसने टेक ओवर किया है, जो कि मैं एक सियासी आदमी नहीं हूँ, टेक ओवर किया है, हुकूमत की कोशिश है कि ये किसी तरीके से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए। और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, कभी टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाता है, और ये तरीके जो हैं इससे गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमें टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हमें कर्ज़े कम से कम लेना पड़े और हमारे जो हालात हैं वो कुछ बेहतर हो जाए। और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए कौम को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, कौम को सच बताना बहुत ज़रूरी है। कौम को आप बताएं कि हम किन हालात में हैं, और कौम से बजाय आप टैक्स लेने के कौम को आप ये कहें कि हम आपसे चाहते हैं कि आप मुल्क के लिए कुर्बानी दें, मुल्क के अवाम के लिए कुर्बानी दें। तो मेरा ख़्याल में ये एक अच्छा तरीका होगा, बजाय इसके कि आप आएँ बाएँ शाएँ करें और किस तरीके से टैक्स लें। ये तरीका ठीक नहीं है। कौम को तैयार करें, मॉरली तैयार करें। लीडर्स जो हैं वो कौम को तैयार किया करते हैं। तो लीडर को जब आप लीडर कौम को कॉन्फिडेंस में लेंगे तो ये जो टैक्स आप लगा रहे हैं आप कौम इसके लिए तैयार होगी और कौम कहेगी कि ये जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ, अपने कौम के लिए कर रहा हूँ। फिर आपने इसके बाद ये टैक्स वसूल करके फिर कौम को बताना भी है कि आपसे जो हमने पैसे वसूल किए हैं उसका फ़ायदा ये हुआ है, इससे हमारी मईशत बेहतर हुई है। तो जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक हमारा मुल्क जो है आगे जाना तो हम बात की बात है, हम दिन ब दिन पीछे चलते चले जाएंगे, और जब पीछे चलते जाएंगे तो फिर हमारी सर्वाइवल का मसला होगा। तो जब ये हम लोगों को बताएंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बाशऊर हैं, हमारी कौम बाशऊर है और वो कुर्बानियाँ देती रही है मुल्क के लिए और अब भी वो कुर्बानी देगी। लेकिन बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि फ़लाँ सियासतदान ने ये गलती की, फ़लाँ ने ये किया, हम ये कहें
कि अब हमारी ज़रूरत ये है और इस ज़रूरत के लिए हमें ये काम करना है और इस काम को जो है वो आप ही ने करना है और मुल्क के लिए करना है और कौम के लिए करना है, तो मईशत शायद कुछ बेहतर हो जाए। राना मुनीर साहब ये भी बताइएगा, 4 बिलियन से ज़्यादा वो करंट अकाउंट खसारा हो चुका है, सियासी अदम इस्तेकाम है, बजट खसारा है। ऐसे हालात में हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली उन्हें अपनानी चाहिए? ये जो खसारे हैं, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो हम जो मार्कअप जो है, जो सूद है, जो कर्ज़ों के ऊपर लिया हुआ है, देते हैं हमें करना है, वो हमने उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए जो है वो जब और कर्ज़े लेंगे तो इसका मतलब है खसारा और बढ़ेगा। जब आपकी कलेक्शन कम होगी, खसारा और बढ़ेगा। इस खसारे को कम करने के लिए एक तरीका तो यही है कि हम अपने खर्चात को कम करें। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी आमदनी में इजाफ़ा करें। आमदनी में जो है वो हम जितना इजाफ़ा कर सकते थे मैक्सिमम, जो हम टैक्सेस लगा सकते थे, जो भी हम तरीके अख्तियार कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब आप कहते हैं कि जी अब अगला तरीका ये है कि अपने अखराजात को कम करने। अब अखराजात कम करने के लिए क्या किया गया कि जो हमारी दरामदात थी, जो लग्जरी गुड्स थी, उनको हमने बैन कर दिया। जब हमने बैन कर दिया, हम समझते हैं कि वो जो बैन किया था वो एक अच्छा कदम था, लेकिन अब उसको फिर जो है वो उसको ओपन कर दिया गया है। ओपन क्यों किया गया है ये भी बहुत देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क के लिए वो फ़ायदे में था कि हम लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट ना करें। अब हमने लग्जरी आइटम्स को ओपन क्यों किया है? ओपन इसलिए किया है कि वो जो लग्जरी आइटम्स थी वो मुल्क बनाते हैं जो हमें कर्ज़ा देते हैं। तो जब वो उनकी वो जो एक्सपोर्ट है, यानी जिसकी जो हमारी इंपोर्ट है, उनकी जो एक्सपोर्ट थी, जब वो बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी तो उनका नुकसान होगा। तो उन्होंने फिर हम पर पाबंदी लगा दी IMF ने कि जी नहीं, आपने जो बैन लगाया है उसको ख़त्म करें। तो जो बैन को ख़त्म करने का मतलब ये है कि हम जो उनसे लोन लेंगे, लोन लेकर हम क्या करेंगे कि उनकी लग्जरी आइटम जो हैं वो इंपोर्ट करेंगे, यानी उनके पैसे हम उनको वापस कर देंगे। और वो वापस करके फिर क्या होगा कि वो कहेंगे जी अब पैसे वापस कर दिए हैं, वो चीज़ें हमारी पाकिस्तान में आ गई हैं, उसको हमने कंज्यूम कर लिया है। फिर जो है वो मार्कअप जो है उस कर्ज़े के ऊपर फिर बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा, इस वजह से कि हम जो है महकूम हैं मुआशी तौर के ऊपर। हम IMF जो कहे वो हम करते हैं, उसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब IMF ने कहा कि जी आप जो लग्जरी गुड्स हैं इसकी जो इंपोर्ट है, जो बैन किया था उसको ख़त्म कर दिया। हमने ख़त्म कर दिया, मीनिंग देयर बाय कि अब क्या होगा कि हमारा जो डॉलर है जो हमने उनसे लिया है वो वापस उसी तरीके से वापस जो है वो चला जाएगा। तो ये जो किस्सा है ये किसी एक साल का नहीं है, ये जो मसला जो है वो किसी एक साल पर नहीं है, कई सालों पे मुहित है और आइंदा भी कई सालों पर मुहित होगा। आगे हम अगर इससे निकलना भी चाहें तो मैं नहीं समझता कोई हम निकल पाएंगे। हम जितने कर्ज़े लेते जाएंगे, जितने मकरूज़ होते जाएंगे, उतनी ही जो है हमारा करंट खसारा भी बढ़ता चला जाएगा, हमारी डेट फाइनेंसिंग भी बढ़ती चली जाएगी और हम इस दलदल से कभी भी नहीं निकल सकेंगे। तो इसके लिए हमें सोचना होगा, कोई रेवोल्यूशनरी कदम उठाने होंगे। अगर हम जो है प्रिंसिपल अमाउंट जब तक पे नहीं करेंगे कि हम इस मसले से नहीं निकल सकते। जी बहुत शुक्रिया राना मुनीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नईम अख्तर साहब, जिस ये हमारे साथ अभी राना मुनीर साहब जिस तरह फरमा रहे थे, हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ अभी तक वाज़ह नहीं हो सकी, लेकिन मैं आज जो हमारे प्रोग्राम का मकसद था, मुआशी पॉलिसियाँ किस तरह बेहतर की जाएँ, किस तरह आवाम तक रिज़ल्ट उनके पहुँचें, आम आदमी उससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो। लेकिन एक तो महंगाई का तूफ़ान है, बिजली की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं, डॉलर की उड़ान का कभी नहीं लगता पता ऊपर नीचे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो ये खौफ की फ़ज़ा है, प्लानिंग सबकी ख़त्म हो चुकी है, बिजनेसमैन की भी, आम आदमी का बजट भी ख़राब हो चुका है। तो ऐसे हालात में ज़िंदा रहने के लिए टैक्स पेयर हाथ पांव मार रहे हैं और सबको पता है अब क्यों सितंबर है, रिटर्न आने वाली हैं, लोग सब परेशान हैं क्या करें क्या ना करें। दूसरा, हमारा मुल्क का अलमिया ये है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो, विद होल्डिंग टैक्सेस की रेशो बहुत ज़्यादा है। इसमें इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इन हालात में क्या कर सकते हैं? देखिए ये फिर बड़े मुश्किल आपने सवाल किया है बेसिकली। सवाल तो दोनों ही मुश्किल है, हालात तो यही हैं। नहीं सख्त बात अगर की जाए जी जी
तो असल में यहाँ पे इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिन लोगों ने टैक्स देना है वो टैक्स नहीं दे रहे, सही कह रहे हैं आप। जिन लोगों ने टैक्स देना है वो नहीं दे रहे, जिसका और नतीजा उन पे हाथ भी कोई नहीं डाल उन सकता। पे हाथ भी कोई नहीं डाल सकता। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं डाल सकता। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिन्होंने नहीं देना उनको देना पड़ रहा है। मसलन मेरे पास ड्राइवर है, मेरे घर में कोई मुलाजम है, कोई छोटी जगह नौकरी कर रहा है, वो मोटरसाइकिल चलाता है, उसके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलना है, पेट्रोल पे सेल्स टैक्स लगा दिया गया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा दी गई। ये क्यों लगाई गई? सरकार क्यों लगा रही है? आप सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं जो साहिब अगर सरवत हूँ तो मैं अपना हिस्सा नहीं डाल रहा। क्योंकि मैं अपना हिस्सा नहीं डाल रहा तो स्टेट के लिए आसान है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चली जाए बेसिकली। सही कह रहे हैं। सो इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये है, जो सख्त बात है और डायरेक्टली टैक्स से रिलेटेड नहीं है, एलीट कैप्चर हो गया हुआ। ये लफ्ज़ आपने बड़ा सुना होगा। यहाँ पे जो मजबूत तबका था उसने मुल्क को कब्ज़े में ले लिया और उसके वसाइल को कब्ज़े में ले लिया। और ना सिर्फ उसने अपने आप को, अरबपति हो गए हैं लोग जिनके पास कुछ, अगर आप 50 साल पहले चले जाएं तो जो फैमिली जिनके पास कुछ नहीं था वो अब बिलियनियर है और वो पैसे की रेल पेल है और उन्हें महंगाई कुछ नहीं कहती। उन्होंने इस मुल्क के अंदर टैक्स की कलेक्शन नहीं होने दी और मुल्क को इस निच पे हम ले आए कि मुल्क फेलियर की तरफ जा रहा है बहुत बुरे तरीके से। अब हो क्या सकता है? होने को तो देखें, हालांकि ऑप्शंस बहुत कम हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने, कल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक मीटिंग हुई है, पाकिस्तान का फॉरेन डेट है $97 बिलियन एक्सटर्नल, और उस $97 बिलियन में से $66 बिलियन हमने अगले 5 साल में पे करना है। कितना? $66 बिलियन आपने अगले 5 साल में पे करना है। लेकिन खाली ये खबर नहीं है, क्योंकि हम तो बड़े चैंपियन हैं, हमें जब भी डेट पे करना होता है तो हम उसे रोल ओवर करा देते हैं। रोल ओवर मतलब कि आपने पैसे मैंने आपसे लिए हुए, आप मेरे पास आए, मैं क्या थोड़ा सा टाइम और दे दें, अगले साल दे दूंगा। लेकिन जो असल खबर थी वो ये थी कि उस $66 बिलियन में से $47 बिलियन ऐसा है जो रोल ओवर नहीं हो सकता, यानी आप डिफॉल्ट कर देंगे 47 आउट ऑफ दैट 66। तो अब देखें मुल्क, वो बास का हमारे दोस्त हैं शबर ज़ैदी साहब, वो कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या वो बुरी पिक्चर पेंट करते हैं, तो वो कोई ऐसी गलत बात नहीं करते। एक्चुअली हालात बड़े गंभीर हो गए हैं और ये जो बरसों का बिगाड़ है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। और देखें इसका कैनवस अब थोड़ा सा बड़ा है और हमें सख्त बातें अब करनी चाहिए। ये नईम साहब देखें ना, हमारी जो भी हुकूमत आती है या तो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती, नई हुकूमत आ जाती है, वो जो उनके पास जिम्मेदारी होती है दूसरी हुकूमत के पास डल जाती है। वो सबको पता है, आओ खाओ पियो चले जाओ, अगले आने वाला जवाब देगा। यही अलमिया 70 साल में चलता रहा है ना सर। इस थोड़ा सा कोई और भी फैक्टर किसी को लॉन्ग टर्म टाइम मिलता जी। मैं आपसे एक जिस चीज़ तरह और- भी कह रहे थे आप, एक अशराफिया, अगर अशराफिया जो टैक्स में नहीं आ सकी, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर 32 लाख टैक्स गुजार हैं तो ये तो वो लोग हैं जो बहुत नीचे लेवल पे हैं, दूसरे सेकंड पे हैं। इसमें 12-13 लाख लोग वो होंगे जो नील की रिटर्न देते हैं, को 10 लाख वो हैं जो 5,000 टैक्स देते हैं, या ऊपर जाके 300-400 कंपनियां हैं जो टैक्स का हदफ पूरा करती हैं, बाकी विल होल्डिंग के ज़रिए पूरा हो रहा है। जब इसको सारे को देखते हैं, जो बड़ा क्लाइंट है टैक्स देने वाला, वो तो आपके चार्टर अकाउंट फर्मों के पास भी नहीं है, ना किसी टैक्स वाले के पास है। वो तो सारा क्लाइंट ही वो FBI की मशीनरी ऊपर अफसरान बैठे हैं जिनके वो क्लाइंट्स हैं। जो छोटा क्लाइंट है, यानी कि तीसरे दर्जे का क्लाइंट है, वो चार्टर अकाउंट फर्मों का क्लाइंट है या टैक्स वालों का जो टैक्स को जानते हैं उनका क्लाइंट्स है। बड़ा क्लाइंट ही नहीं है किसी के पास। और जो अशराफिया जो आज तक नेट में आ नहीं सका, वो 37 अरब के जो टैक्स रिलीफ हैं जिनका किसी को आज तक जवाब नहीं दे सका, वो वसूल कर रहे हैं। उनका बैठे बिठाए लाखों अरबों उनके अकाउंट्स में जमा हो रहे हैं। ये भी तलमिया है ना सबसे बड़ा। बिल्कुल देखें ना, इस मुल्क की प्रॉब्लम यही है जो मैंने पहले भी अर्ज की थी। एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, जी, उसको होने नहीं दिया जाता, जिसको उसको होने नहीं दिया जाता। कोशिश अभी की जाती है। बजट में हमने देखा CNSE की पहले शर्त लाजमी रखी गई थी, उसको हटा दिया। POS का जो आप सिस्टम लगाना चाहते हैं पोस्ट का, उसको आप चाहते हैं, दूसरी तरफ CNSE खत्म कर रहे हैं। फिर जब खुद ही तजाद हम करेंगे पॉलिसी, प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं होगी। आपको चीज़ जहाँ पे हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए वहाँ पे हमें एक्नॉलेज और अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एक चीज़ देखें, इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये रही है, अगर आप गौर से इस मुल्क को देखें तो इस मुल्क में एक शोबे में बहुत तरक्की हुई है। मुख्तलिफ शोबों ने मुख्तलिफ इलाकों में थ्राइव किया है, बट एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 50 साल से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो सेक्टर कौन सा है? रियल इस्टेट। जी रियल इस्टेट इस मुल्क में थ्राइव करता है। जी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमारे लिए
कुछ तो उसको जो अब तो हमारी investment कुछ तो एलीट कैप्चर जिसकी मैंने बात की वो उसमें इन्वॉल्व है, तमाम माशरा, चलो ब्लैक मनी अमीर लोग भी, इकोनॉमी चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर ब्लैक मनी खपत हो जा रही थी जी, बड़े जी। आराम से बेसिकली, और लोगों के लिए सबसे आसान काम ये होता था, और वो बड़ी अनप्रोडक्टिव है अपने मुल्क के लिए। जी। देखें हमारे मुल्क की इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि अगर रियल एस्टेट यहाँ पे डेवलप हो तो मैं उसको न्यूयॉर्क एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं। डीएचए का अगर प्लॉट एक्सपोर्ट, हमें तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए था जो प्रोडक्टिव हो, जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। आप मुझसे बेहतर हम जानते हैं 2016 में जब इसहाक डार साहब ने प्रॉपर्टी पे एक एटम बम गिराया था, $4 बिलियन जो दुबई चले गए थे, इन्वेस्टर यहाँ से अपने इन्वेस्ट ले गए थे, तो उसका नतायज अब तक हम भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा दिया, उसको रिलीफ दिया, वो एक दफ़ा फिर बूम करना शुरू हो गई, अब फिर वो स्टक हो गई। लेकिन सर मेरा थोड़ा सा उसके ऑपोजिट व्यू है। मेरे ख्याल में रियल एस्टेट को स्टक होना चाहिए। क्यों सही होना कह रहे हैं। चाहिए? इसलिए कि देखें, अगर टैक्स चोरी मैं तब करूंगा अगर मैं टैक्स के पैसे को खपा सकूं कहीं सिस्टम में। अगर मैं सिस्टम में खपा नहीं सकता तो आहिस्ता आहिस्ता मैं मजबूर हो जाऊंगा कि टैक्स दूं। जी जी। एक बात ना भूलिएगा, ये मुल्क अभी भी दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में है पैसे कमाने के लिए। यहाँ पे कई जो अरबपति लोग हैं वो उनकी ड्यूल नेशनैलिटी हैं, वो कनाडा के नेशनल हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल हैं, लेकिन वो कारोबार इस मुल्क में करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा क्विकली इस मुल्क में बनता है। अब दिस लीड्स अस टू अनदर क्वेश्चन कि आप कह रहे हैं रियल एस्टेट, मेरे ख्याल में एक दो जो हुकूमत ने इकदाम किए ना, एक तो पिछले जाते हुए वो FBR के जो लैंड की वैल्यू के रेट से उनको उन्होंने ऊपर बढ़ा दिया। क्योंकि होता ये है कि 100 रुपये की मैं लैंड खरीदता हूँ, FBR का रेट था 25 रुपये, तो मैं 25 रुपये अपनी रियल पॉकेट से पे करता था और 75 रुपये ब्लैक पैसे एडजस्ट कर लेता था। तो मेरे लिए बड़ी ज़िंदगी आसान थी और रियल एस्टेट वॉज हॉट फेवरेट। FBR ने ये किया, जो हमारे आउटगेम चेयरमैन थे उन्होंने पहले उसको बहुत बढ़ा दिया, उसको अब इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है, बट अब वो ये हो गया है कि उसके अंदर ब्लैक पैसा इतना एडजस्ट नहीं हो सका। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नंबर 2, इन्होंने जो काम किया है वो ये किया है कि इन्होंने उसको हैवी टैक्सेशन कर दी है। अब नॉन एक्टिव जब प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है तो 5% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। वो उसको डिस्करेज हो रहा है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए। प्लॉट्स, तीसरा हुकूमत ने इकदाम किया, वो सर्वाइव करता नहीं करता, बट इन्होंने डीम्ड टैक्स लगा दिया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हमें बुरी तो लगती हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए मैं बताता हूँ क्यों अच्छी हैं। क्योंकि ये पैसा जब प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है। पहले प्राइस बॉन्ड्स में जाता था, वो चैनल पिछली हुकूमत ने बंद कर दिया, उन्होंने उसको कहा कि वो रजिस्टर्ड होंगे, वहाँ नहीं जा सकता। फिर अब वहाँ नहीं जा सकता था तो हम रिमिटेंस मंगवा लिया करते थे, इनकैशमेंट कर लिया करते थे, वो भी पीछे बंद हो गया। अब एक रियल एस्टेट रेवेन्यू था, ये भी बंद हो गया। मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग इनकरेज होंगे। लोग इनकरेज होंगे इसलिए कि उनके पास ब्लैक पैसे से तिजोरियाँ भरी हुई हैं, डॉलरों से और गोल्ड से, लेकिन वो अब उसको जब इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो इट विल फोर्स देम टू पे टैक्स। तो ये हमें, वो आपकी बात सही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमें देना चाहिए इंसेंटिव, बट प्लॉट्स जो है ना जी, हमारे मुल्क में लोग क्या करते हैं कि प्लॉट 20 प्लॉट 100 प्लॉट खरीद लेते जिस हैं। तरह टैक्स देने का कल्चर नहीं है, लेकिन हमारा एक कल्चर है। अब मैं एक मोटरसाइकिल खरीदने गया हूँ ना, मुझे उसने कहा इसकी 70,000 कीमत है, मैं अदा करके आ जाऊँगा। अगर उसने मुझे बता दिया ना इस पर 5,000 टैक्स है, इसको मुझे लहदा दें, मैं खड़ा हो जाऊँगा, नहीं मैंने तो ये नहीं देना। वो बात सही। 75,000 मुझे कीमत बताएंगे, मैं दे दूंगा। यानी कि मैं चुपचाप विद होल्डिंग के जरिए टैक्स देना चाहता हूँ, वैसे नहीं देना चाहता टैक्स। तो हालांकि टैक्स पेयर अगर वो एनटीएन होल्डर है, एटीएन लिस्ट में है, तो वो तो साल में उतना उसको मुनाफा हो जाता मुनाफा हो है, जाता है। कम रेट है उसके टैक्स के, उसको तो ज़्यादा फ़ायदा है रिटर्न देने का, और वो टैक्स नेट में आएगा तो एक फ़ख्र से कह सकता है मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। लेकिन हमें इस तरफ सोचना चाहिए, हमें फ़ायदा उठाने चाहिए हुकूमत से। आई थिंक पीछे कुछ इकदाम हुए, स्पेशली शब्बर साहब ने भी किया, एक्टिव नॉन एक्टिव का कॉन्सेप्ट पहले भी था, जी जी। उन्होंने उसको और हार्ड किया कि जो सिस्टम से बाहर है उसको नुकसान हो और जो सिस्टम के अंदर है उसको फ़ायदा हो। हमें इस रास्ते पे चलना पड़ेगा बेसिकली, और इस जितने भी काले पैसे को खपाने के ज़राए हैं उन पे सख्ती करनी पड़ेगी। नईम साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नईम अख्तर साहब, जो IMF से एक मुआहदा हुआ है, अब अगर ये असासे पब्लिक हो गए ब्यूरोक्रेट्स के और या पार्लियामेंटेरियन के, ये असास होगी, सबको पता चल गया, इसका क्या बेहतर नताइज बरामद होंगे या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? सर नुकसान तो कोई नहीं हो सकता। एक्चुअली देखें, कोई भी सिस्टम जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो जी जी। और ओपननेस ना हो,
और अकाउंटेबिलिटी ना हो, वो प्रॉस्पर नहीं कर सकती। तो हमारे यहाँ तीनों चीज़ें लैक करती थी। हमने थोड़ी बहुत कोशिश तो पीछे की हमारा है, तो कल्चर ये किसी को पता चले पता जिसके ना पास पैसे चले। है तो वो चोर डाकू उसके पीछे लग जाते हैं। सो नेचुरली अगर इसके अंदर ओपननेस आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये डिक्लेरेशन पब्लिक होंगे तो उससे एक पब्लिक प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है बेसिकली। जी जी। एक मॉरल प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है ब्यूरोक्रेट के ऊपर भी। अगर वो करप्ट है तो वो अपने पैसे कहाँ छुपाएगा, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा, लोग उसको देख रहे होंगे। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट मैं ये कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है टैक्स के निज़ाम। हमारे मुल्क में आज जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस हैं, जरदारी के पास केस है, अब इमरान खान साहब पे जो नाअहली का केस है, तोशा खाना का या ममनो फंडिंग का, ये सारे टैक्स के ही है ना। अगर ये हम इसको शो कर दें तो क्या जाता है, कोई हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता। दूसरे मुल्कों में तो यही है, कोई सदर भी है तो वो जवाबदह होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये सब टैक्स कनेक्टेड मैटर है, सारे वही मसाइल है ना, और कुछ नहीं है। ये वेल कोई उन्होंने जुर्म तो नहीं किया, दूसरे कत्ल कर किया की हो या किसी के केस हो। बिल्कुल सही कहा है। अगर टैक्स का निज़ाम ठीक हो तो इस तरह के सवाल उठने ही नहीं चाहिए, उठने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए ये मुआहदा आप समझते हैं कामयाब होगा? ये मुआहदा हुकूमत को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है पब्लिक का। जैसे मैंने शुरू में बात उसको की पता ना, होता है मेरे लीडर के क्या सांसें हैं, कितना है। जी जी। या मेरे से जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जो उसके खुद भी टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उसके क्या सांसें। वैसे ये तो बात सही है, लेकिन आज तक टैक्स के पैसे का एफबीआर का कभी ऑडिट तो हुआ ही नहीं। किसी बड़े बड़े इदारों का अभी तक ऑडिट नहीं हुआ। जो सारे जिनके ऑडिट होने चाहिए उसका तो कोई ऑडिट नहीं, बड़े बड़े इदारों का नहीं होता। बिल्कुल सही है। जब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी सिस्टम में तब भी। अच्छा अनीम अख्तर साहब, जितने टैक्सेस हमने किए हुए हैं वो कितनी हमने एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डाली हुई हैं। विद होल्डिंग एजेंट्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ जिनके बेचारों की जिम्मेदारी नहीं है वो भी इसमें फंसे हुए हैं। कुछ तो हुकूमती खजाने तक पहुंचा देते हैं, कुछ खा जाते हैं। ये सारे मामला मैटर को ख़त्म करने के लिए सिंगल स्टेज टैक्स होना चाहिए। आप क्या समझते हो, उससे बेहतरी मुमकिन है? देखिए, अगर आप सेल्स टैक्स के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो वो मैंने पहले, आज से कोई 4-5 साल पहले जब इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी एक आवाज़ उठी थी सिंगल स्टेज टैक्स की, और उस पर ज़ोर शोर से काम भी हुआ। लेकिन वो उसके अंदर प्रैक्टिकल बड़े मामलात, मुश्किलात हैं बेसिकली। क्योंकि जब भी आप किसी मुल्क का निज़ाम इतना सब्सटेंशली चेंज करेंगे तो उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी। और यहाँ पे पॉलिसी मेकर जो हैं, और वैसे भी जर्नली विच इज़ राइटली सो, इतना बड़ा रिस्क लेना ख़तरे से खाली नहीं है। क्योंकि वैल्यू एड सिस्टम तो स्टेज वाइज टैक्सेशन का ही है। सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कोई इतना सिंपल आसान हल नहीं है। इंडिया में पहले था, इंडिया भी अब रिवर्ट कर गया है वैल्यू एडेड टैक्स की तरफ। तो मेरे ख्याल में हमें उस तरफ नहीं देखना चाहिए, मेरी राय के अंदर। मुश्किल है, वो मुश्किल है, हमें उस तरफ निज़ाम की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं, वो कभी कभी आते हैं प्रोग्राम में, वो एक तजवीज़ देते हैं तमाम टैक्सेस ख़त्म करके सिर्फ एक 20% परचेज टैक्स ले लें। जितना कोई खर्च करेगा उतना ही टैक्स देगा। वो जिसके पास है, उसके पास 10 अरब है, वो नंगा नाचे, वो प्राडो में घूमे, कोई हुकूमत नहीं पूछेगी। अपनी सारी दौलत बाहर ले जाए, उसको कोई नहीं पूछेगी, 20% दे बस। अगर 20% एक टैक्स वसूल किया जाए तो उस मुताबिक 2017 में एक हमने प्रोग्राम किया था, जब 12,000 अरब रुपए जब इकट्ठा हो रहा था फिगर से, जब हमने सरकारी इदारों की जो स्टेटमेंट है ना उनसे फिगर ली थी, तो जब 12,000 अरब रुपए इकट्ठा हो रहा था, अब तो वो 20,000 अरब भी इकट्ठा हो सकता है। देखें दुनिया में टैक्स के बड़े मॉडल हैं, हर मॉडल के ऊपर डिबेट की जा सकती है, हर किसी के प्रोस एंड कॉन होते हैं। मैं आपको ये इंटरेस्टिंगली ज़रूर बताऊँ कि जब मैं टैक्सेशन कमेटी का चेयर था तो ये सिंगल स्टेज टैक्स की प्रेजेंटेशन हमें भी की गई और हमसे कहा हमारा आपका क्या व्यू है। सो मेरा पहला सवाल ये था कि मुझे बताएं कि दुनिया के किस मुल्क में ये चल रहा है और कितना कामयाब है। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। फिर मैंने कहा आप जब सिंगल स्टेज कहते हैं तो आपका क्या मतलब है? आपको पता है टेक्सटाइल की कितनी स्टेजेस होती हैं? आपको पता है कि पहले रुई से जिनिंग बनती है, जिनिंग से स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग से वीविंग होती है, वीविंग से डाइंग होती है, फिनिशिंग होती है, फिर जाके उसकी स्टिचिंग होती है। आप किस स्टेज पे लगाना चाहते हैं? तो उनके पास सवाल नहीं था। मैंने कहा यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, व्हाट आर यू टॉकिंग? आप एक मुल्क का निज़ाम बदलना चाहते हैं, इट्स नॉट अ जोक। तो लोग आके एक्चुअली बात लूज स्टॉक करते हैं। इस मुल्क में लूज स्टॉक बड़ी है बेसिकली। जी जी, ये एक लूज स्टॉक है कि जी एक 20,000 लगा लीजिए। अभी कैसे लगा लिए तुम? लिख कर लाओ, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करो, दुनिया का पीयर रिव्यू कराओ। दुनिया के इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया बैठी हुई है टैक्सेशन के अंदर, एक पूरी साइंस है। आप OECD के चले जाएं तो इतनी बड़ा लिटरेचर पड़ा हुआ वहाँ पे। जी जी, तो भाई आप कैसे बात कर रहे हैं? ये लूज स्टॉक है। मैं समझता हूँ सीरीज स्टॉक नहीं है ऐसी बात करनी। नहीं, वो आपने भी किताब उनके लिखी हुई है, पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है हर चीज़ का। आबादी के लिहाज से हमारे कितने बच्चे हैं, कितने ख़वातीन हैं, कितने बिजनेस करते हैं, कितने लोग सैलरी पर्सन हैं, वो बहुत लंबा डाटा था। लेकिन चलो ये तो लंबी डिबेट हो जाएगी। नहीं आप जी जी, आप नईम साहब, वैसे
है तो अब भी गरीब से वसूल किया जा रहा है। जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे वो गलत है। अभी बच्चे के पैम्पर से लेके मरने वाले के कफन तक अभी हर आदमी 22 करोड़ आवाम किसी न किसी तरीके से टैक्स दे रही है। सिस्टम ये होना चाहिए जी, कि जी। अमीरों से पैसा लिया जाए, गरीबों पर खर्च और किया जाए। पूरी कौम पे खर्च किया जाए, जी, तो जी। अमीर भी बेनिफिट जी, उठाएंगे, जी। लेकिन उन पे ज्यादा किया जाए। ऐसे ही इक्विटेबल सिस्टम चलते हैं। हमारा तो है नहीं, हम तो पेट्रोल, अगर वो मोटरसाइकिल वाला है तो उसने भी उसको उतने ज्यादा के करते हैं, डलवाना है जुर्म है। पेट्रोल, और अगर प्राडो वाला है तो उसने भी ये उतने जुर्म के है, पेट्रोल। ये देखो जुर्म ये है। तो चीज़ें सबके एक जैसी हैं। ये हमें एहसास होना चाहिए। अच्छा नीम साहब, क्योंकि ये लंबा डिबेट हो जाएगी हमारी, प्रोग्राम का टाइम कम होता जी है। जी जी प्लीज। करंट अकाउंट सारा जिस तरह तेज़ी से ऊपर जा रहा है, जी, जी। पहले तो 2021 में 17 साल बाद पहले सिफर पे आ गया था, जी, जी। प्लस आ गया था, जी, जी, जी। अब फिर $4 बिलियन से क्रॉस कर चुका है। इन खसारे को किस तरह हम कम कर सकते हैं? क्या देखिए ये बड़ा आजकल कॉमन है। आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर आप देखें स्टडी करेंगे ना, तो पाकिस्तान का एक पैटर्न है, वो ग्रोथ में जैसी ही आती है ना, जी, जी। तो आपकी इंपोर्ट पे प्रेशर पड़ जाता है, वो बस्ट कर जाती है, जी जी वो फिर डिक्लाइन में चली जाती है, और कुछ अर्से के बाद वो डिक्लाइन में रहती है, लेकिन इसके अंदर वाइब्रेंस बड़ी है इकॉनमी के अंदर, वो दोबारा ग्रो करना शुरू कर देती है, लेकिन जैसी ग्रोथ हो जाती है फिर वो बस्ट कर जाती है। तो हमें इसका एक मुस्तकिल हल ढूंढना चाहिए। जी जी अब ये भी लंबा जवाब है, लेकिन अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आप देखें आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपकी $78 बिलियन पे चली गई, और आपकी जो एक्सपोर्ट है और प्लस आपको जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है वो $60 अरब की है तकरीबन। तो $18 अरब का सारा है, वो हम कहाँ से पूरे करेंगे? डॉलर नहीं। अच्छा, मेरी इस पर एक राय है, आपके प्रोग्राम से तवज्जो अगर पॉलिसी मेकर को पहुँच जाए तो देखें ना, एक बुनियादी बात है जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, वो कहते हैं एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाना है। वेरी गुड। हमारा क्या प्लान है भाई? कंप्रिहेंसिव प्लान शुड बी रोल्ड आउट बाय द स्टेट कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर कैसे फोकस करेंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा मैं इंपोर्ट के अंदर लग्जरी आइटम को टैक्स कर दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ एक बुनियादी चीज़, ये लंबी बात है लेकिन एक छोटा पॉइंट जो मैं बता दूँ आपको, इस इंपोर्ट को अगर मैं गौर से देखूँ तो इसके ऊपर सबसे बड़ा आइटम है एनर्जी फ्यूल का, जो आप इंपोर्ट करते हैं। $25 अरब का आप फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें ज़रा इसको अंडर द माइक्रोस्कोप लेके आना चाहिए, क्या इसको कम कैसे करें। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत फेल हो रही है, इनको एक एनर्जी कन्वर्सेशन प्लान लाना चाहिए कि हम बिजली की बचत कम करें। आपको पता है यूरोप के कई मुल्कों में उन्होंने कहा है कि जनाब आप 26 डिग्री से नीचे AC नहीं चला सकते, क्राइम है। अच्छा, यूरोप के अंदर आप कहें जनाब के मार्केटें 8 बजे बंद होंगी, नहीं बिजली हमारे पास, हम तेल इंपोर्ट करके बिजली नहीं बना सकते भाई, हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो अर्जेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। वो स्टेट फिर सोलर एनर्जी को कैसे हमने रेजिडेंस के अंदर प्रमोट करना है ऑन एमरजेंसी बेसिस। सो मैं कोशिश ये करूँगी यार, ये जो 25, ये मैं उम्मीद बैठा रहा हूँ कि तेल गिर के $80 पे जाएगा, 60 पे जाएगा, वो नहीं जाएगा तो मैं क्या करूँगा। सो मेरा परमानेंट सोल्यूशन ये है, देयर हैज़ टू बी अ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म इमीडिएटली 1 साल में जो ये हुकूमत का साल ही है, ये करती है कि एनर्जी कन्वर्सेशन लेकर आती है, ये इनकरेज करती है कि तमाम स्कूल सोलर पे कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? दिन के टाइम स्कूल लगता है तो वो सोलर लगवाएं, नो बिजली। आप कहें 8 बजे सारी मार्केट बंद हो जाएंगी, क्यों नहीं बंद हो सकती? मुल्क क्राइसिस के अंदर है भाई, हम नहीं तेल इंपोर्ट करके महंगी बिजली, डॉलर हमारे पास नहीं है। सो इधर गवर्नमेंट लैग कर रही है, इनको यहाँ पे फॉरन फोकस करना चाहिए और एनर्जी कन्वर्सेशन प्लान के ऊपर फॉरन आना चाहिए, ताकि अगर हम $5 अरब भी यहाँ से बचा लेंगे, बाकी चलें और मदद दें। चाय आप लोग इतनी पीते हैं, बंद कर दें। मैं कहता हूँ चाय हम 4 दफा, मैं तो कहता हूँ अब 1 दफा भी ना पी जाए, और मैंने तैयार किया कि एक कोई नशा तो नहीं है, ये नशा तो नहीं है, ये तो शौक है। बस पैसे नहीं है जी जी, तो अवाम को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, हम अवाम को इन्वॉल्व नहीं करते। सही मैं कह समझता हूँ, मैं आपको मुझे बड़ा एक लास्ट बात बता दूँ कि जब मैंने वो एक सर्वे किया था ना, कि जब उस किसी स्टेट के ऊपर किसी चीज़ के अंदर तबार नहीं है, तो मैं पाकिस्तानी कौम से बड़ा म्यूज हुआ। तो मैंने वो सारे 100 के 100 क्वेश्चन पढ़े, तो मैं हैरान रह गया कि एक सवाल ऐसा था जिसमें पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट से आगे थे। वो क्या सवाल था? वो सवाल था कि क्या आप अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करेंगे? आप हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर 97% लोगों ने कहा नहीं कि वी कैन गिव लाइफ फॉर आवर कंट्री। नो, अच्छा टैक्स से नहीं पे कर दे, जान देने तैयार उनका जान ऐसी दे जाएंगे। सवाल अमेरिका जैसे मुल्कों में और मोस्ट डेवलप्ड में 48%, 44%, उन लोगों ने जान बड़ी कीमती, जान नहीं दे सकते, टैक्स दे देंगे। टैक्स दे, मैं बड़ा खुश हुआ यार कि जान देने के लिए तैयार है, टैक्स देंगे। मुल्क के साथ मोहब्बत मौजूद है, डायरेक्शन देने की जरूरत है। सिर्फ मामला यह है, वो ना एतमाद नहीं है, एतमाद हो जाए। देखो ना, अब आपकी आई कैब के बड़े बड़े सीनियर CA बन के निकल रहे हैं लड़के, लेकिन वो पाकिस्तान के बजाय दूसरे ममालिक में जाने को तरजीह दे रहे हैं। ये क्या वजूहत है कि लोग यहाँ कुछ वो सर वो देखें ना, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट छोटे इदारे में, अगर टैक्स निज़ाम को बेहतर करना है, लोगों को उसमें ले आए। एक्सपर्ट तो हैं, वो टैक्स को जानते तो हैं लोग। देखें ये बहुत लंबी बहस है, एक पूरा टॉपिक है कि टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म कैसे किया जाए, इस पे आप पूरा घंटे के प्रोग्राम। सही बात है, ऐसी है।
लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक बार सिंगापुर का, तो मैंने सिंगापुर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट से पूछा कि तुम्हारा टैक्स का सिस्टम बड़ा एफिशिएंट है, उसकी क्या वजह है? उसने एक वजह बताई, उसने कहा नहीं, वी गेट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इनटू आवर टैक्सेशन सिस्टम। मैं कहा व्हाट डू यू मीन? उसने कहा ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल द टॉप एमबीएज क्या बात, गेट इनटू द टैक्स सिस्टम। मैंने कहा व्हाई? तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। उसने कहा तनख्वाहें प्राइवेट सेक्टर जितनी तो नहीं है। फिर मैंने कहा फिर वो क्यों जाते हैं? उसने कहा हमारा बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, वो बच्चे सारे आते हैं, वो टैक्स में चले जाते हैं, 10 साल 15 साल वो टैक्स में गुजारते हैं, उसके बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़ते हैं और प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं। जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो दे आर वेरी बिग इंपॉर्टेंट कमोडिटी। तो इससे हुकूमत को ये फायदा है कि उसको बेस्ट टैलेंट मिलता है, और उनको ये फायदा है कि उनके कैरियर डेवलप होते हैं और वो प्राइवेट सेक्टर में जाके बड़े अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हमें देखें ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, फिर लंबी बात हो जाती है। अच्छा नईम साहब, क्योंकि टाइम खत्म है, 1 मिनट है सर। IMF ने अब एक शर्त और लगाई है, कोई भी एमनेस्टी होगी तो वो पार्लियामेंट के बगैर नहीं होगी, उसमें पास होएगी फिर वो लगेगी। जिस तरह हुकूमत को डॉलरों की ज़रूरत है तो वो जितने भी पाकिस्तान में डॉलर हैं सबको एमनेस्टी दें, सबसे कहें जो कुछ है ले आओ अपना, वो लोग कुछ से नहीं पूछा जाएगा। आप क्या समझते हैं इस पर? बिल्कुल, देखें डॉलर भी है, गोल्ड भी बड़ा है इसमें। जी जी, एक्चुअली डॉलर तो हमने बड़ी दी है, गोल्ड की भी एमनेस्टी आनी ऐसी चाहिए। एमनेस्टी उसके बाद जिसके पास पकड़ा जाएगा, उससे जरूरत से ज़्यादा पकड़ा जाएगा तो ये एक्शन होगा। सख्त कदम लगा दें, सख्त कानून बना दें। नंबर 2, हम बड़ी आप जरा इंडिया में कभी एमनेस्टी देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं 30% टैक्स दोगे तो चोरी का माल क्लियर करेंगे। हम देते हैं 3%, 3%, वो फिर जाती है। देखें वो, लेकिन उसके बाद एमनेस्टी खत्म होने के बाद एक्शन भी कोई नहीं ना होता, इसलिए लोगों को पता है अगली आएगी फिर देख लेंगे। 2 बातें हैं सर, एक तो एमनेस्टी जरूर दें क्योंकि हम चाहते हैं काला पैसा सिस्टम में आए, लेकिन वो एक तो इतनी फ्री नहीं होनी चाहिए, 2-3%, कम से कम 10%। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फिर वो उस सिस्टम के अंदर ये भी हम कर सकते हैं कि हम कहें कि आप किसी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे, हम आपसे नहीं पूछेंगे। सही कह रहे हैं, करें, क्योंकि एक्सपोर्ट हमें चाहिए, सही, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हमें डॉलर के मसला खत्म हो जाएगा। सही कह रहे हैं। एक तो ये स्पेसिफिक चीज़ें, और एक जनरल चीज़ लाएं तो फिर उसके अंदर वो कंटिन्यूसली कोई टैक्स 2-3 साल दे। आप उसे कहें यार ठीक है तुम आज पैसा दे दो, हर साल तुमने 10% देना है, तो शायद वो इतना माइंड ना करे। एकदम 30 तो यहाँ पे नहीं देंगे पाकिस्तान, सही कह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लाना चाहिए कि जिससे मुल्क को फिर परपेचुअल फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया नईम अख्तर साहब। नाजरीन, आज टाइम प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।